नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। यूक्रेन एक ऐसी साजिश तैयार कर चुका है जिससे तीसरे विश्व युद्ध का छिड़ना तय माना जा रहा है। रूस ने वॉशिंगटन को चेतावनी दी है कि ज़ेलेंस्की पूरी धरती को नर्क में झोंकना चाहते हैं। दरअसल रूस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट यह है कि ज़ेलेंस्की अमेरिका को सीधे युद्ध में घसीटने के लिए विनाशक प्लान तैयार कर चुके हैं। यह प्लान पर्ल हार्बर जैसा होगा, यानी अमेरिका के हवाई बेस पर हुआ तो हमला, जिसके बाद यूएस ने जापान पर परमाणु हमला किया था। ऐसी ही विनाशक साजिश का ब्लूप्रिंट लीक हो चुका है। ज़ेलेंस्की ने यूरोप के 10 अमेरिकी ठिकानों पर अटैक करने का प्लान बनाया है। कौन से हैं ये टारगेट, देखिए ये रिपोर्ट। युद्ध जब बल से ना जीता जाए तो छल काम आता है। पांच और 6 जुलाई को यूक्रेन पर रूस ने इतने बड़े प्रहार किए हैं कि यूक्रेन को नेटो देशों से मिली ताकत भी अब खत्म हो चुकी है। ये तस्वीरें 5 और 6 जुलाई की हैं। पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरा यूक्रेन दहल उठा। हथियार गोदाम नष्ट हो गए, बड़ी तादाद में सैनिक मारे गए। रूस के हमलों के बाद ज़ेलेंस्की ने खुद ये माना कि यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव में रूस को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा सका, बल्कि उल्टे यूक्रेनी फोर्सेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि नेटो ने हथियार पहुंचाने में देरी की। इसकी वजह से रूस को किलेबंदी और माइंस बिछाने का मौका मिला। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव इससे बहुत धीमा हो गया। इसकी वजह से काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। अमेरिकी और नेटो देशों के हथियारों से भी यूक्रेन रूसी कब्जे वाले इलाकों को आजाद नहीं करा पाया है। अमेरिका में रूस के राजदूत एनातोली एंतोनोव ने इस बात का दावा किया है कि अब यूक्रेन नेटो देशों को सीधे युद्ध में उतारने के लिए साजिश कर रहा है। अनातोली एंतोनोव ने कहा है कि यूक्रेन अमेरिका को जंग में उतारना चाहता है। यूक्रेन की साजिश है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए। अगर अमेरिका या नेटो युद्ध में उतरे तो महाविनाश शुरू हो जाएगा। वॉशिंगटन को रूस के राजदूत ने चेतावनी दी है कि अमेरिका और यूरोप की जनता युद्ध नहीं चाहती, लेकिन यूक्रेन पूरी धरती को युद्ध की आग में झोंकने वाली साजिश तैयार कर चुका है। सवाल ये कि यूक्रेन ऐसा क्यों कर सकता है। इस बात की कितनी आशंका है कि यूक्रेन वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कराने वाले कोवर्ट ऑपरेशन को अंजाम दे। ज़ेलेंस्की ने 5 जुलाई को कहा कि नेटो से मिलने वाली मदद में देरी की वजह से काउंटर ऑफेंसिव फेल हो गया। रूस अभी भी यूक्रेन का 16% से ज्यादा क्षेत्र कब्जा किए बैठा है। यूक्रेन को युद्ध को नतीजे पर लाने की जल्दी है, जबकि रूस लंबे युद्ध के लिए तैयार है। यूक्रेन को रूस की जमीन पर हमला करने वाले लॉन्ग रेंज हथियार नहीं मिल रहे हैं।
रूस की जमीन पर जंग नहीं होने से रूस के सामने हालात खराब नहीं हैं। यूक्रेन रूसी मोर्चे पर हमला करे या फिर रूस यूक्रेन के मोर्चों पर, तबाही सिर्फ यूक्रेन में हो रही है। इसीलिए रूस ने यह चेतावनी जारी की है कि यूक्रेन अमेरिका को युद्ध में उतारने के लिए छल का इस्तेमाल कर सकता है। रूस की इस चेतावनी के बाद माना जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 को परमाणु विनाश तक लाने वाला पर्ल हार्बर जैसा हमला एक बार फिर हो सकता है। पर्ल हार्बर पर हमले के बारे में साजिश की कई कहानियां हैं। उनमें से एक कहानी यह भी है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर जापान से यह हमला करवाया था। पर्ल हार्बर हमले के बाद अमेरिका में अवेंज 7 दिसंबर कैंपेन शुरू हो गया। इस हमले के बाद अमेरिका को जापान के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ा। तो सवाल ये कि क्या ज़ेलेंस्की भी किसी ठिकाने पर ऐसे विनाशक हमले की साजिश तैयार कर चुके हैं जिससे अमेरिका को सीधे रूस यूक्रेन युद्ध में उतरना पड़े। अगर ऐसा है तो यूक्रेन की साजिश का टारगेट बनने वाले वो कौन से ठिकाने हो सकते हैं जिसकी वजह से अमेरिका को युद्ध में उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ज़ेलेंस्की का पहला टारगेट है ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसमें विस्फोट करके रेडिएशन लीक किया जा सकता है। यूक्रेन का दूसरा टारगेट बन सकता है बेल्जियम का क्लेन ब्रोगेल शहर। यहां यूएस के एयरबेस पर हमला किया जा सकता है। तीसरा संभावित टारगेट हो सकता है इटली का एवियानो शहर। यहां भी यूएस का एयरबेस है। चौथा टारगेट हो सकता है नीदरलैंड के वोकेल में अमेरिकी एयरबेस। ज़ेलेंस्की के निशाने पर पांचवी जगह हो सकती है जर्मनी के बुशेल में अमेरिकी एयरबेस। और छठा टारगेट नेटो सदस्य देश पोलैंड की राजधानी वॉर्सो हो सकता है। सातवां टारगेट यूक्रेन का बन सकता है नेटो सदस्य लिथुआनिया का विलिनियस शहर। आठवां टारगेट हो सकता है इटली के नेपल्स में यूएस नेवी का सपोर्ट बेस। नौवां टारगेट भी स्पेन के रोटा में यूएस नेवी का बेस स्टेशन हो सकता है। और 10वां टारगेट हो सकता है यूनाइटेड किंगडम के डियागो गार्सिया में अमेरिकन नेवी का बेस। इन 10 टारगेट पर यूक्रेन कोवर्ट ऑपरेशन के तहत हमला कर सकता है। इस हमले का इल्जाम रूस के सिर मढ़ा जाएगा। अगर ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, नेटो क्षेत्र, अमेरिका के एयरबेस या नेवल बेस पर हमला हुआ तो अमेरिका रूस के खिलाफ सीधे युद्ध में उतर जाएगा। रूस अगर यह दावा कर रहा है कि यूक्रेन अमेरिका को सीधे युद्ध में घसीटने की साजिश कर रहा है तो इस पर ज्यादा अचरज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार पहले भी रूस अमेरिका के सीधे टकराव के हालात बन चुके थे और उसका जिम्मेदार यूक्रेन ही निकला था। पंद्रह नवंबर 2022 को पोलैंड के एक गांव में S-300 मिसाइल गिरी। इसके बाद वॉर्सो से वॉशिंगटन तक तनाव फैल गया। रूस अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ने का तनाव बन गया। यूक्रेन ने दावा किया कि मिसाइल रूस ने चलाई है। जांच में पता चला कि मिसाइल यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम से फायर हुई थी। तब भी यह सवाल उठे कि क्या यूक्रेन ने जानबूझकर रूसी एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल पोलैंड की तरफ फायर की, जबकि पोलैंड की दिशा से रूस यूक्रेन पर मिसाइल हमले नहीं करता।
15 नवंबर के बाद से कई बार ऐसे घटनाक्रम हुए जब रूस अमेरिका के बीच सीधी जंग के आसार बने, लेकिन इस बार रूस ने साफ कहा है कि यूक्रेन पूरी धरती को नरक में झोंक रहा है। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर यूक्रेन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने वाला है। पश्चिम को यूक्रेन की लगाम कसनी चाहिए, वरना तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। रूस और यूक्रेन दोनों ये दावा करते रहे हैं कि ज़ैपोरिज़िया परमाणु युद्ध का एपिसेंटर बनने वाला है। दोनों ओर से हो रहे दावों से आशंका बढ़ती जा रही है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ तो धरती के विनाश का चक्र शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध में क्या यूक्रेन की हार होने वाली है? क्या ज़ेलेंस्की और उनकी सेना रूस के सामने सरेंडर करने वाले हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि रूस के प्रहार से यूक्रेनी सेना में हाहाकार मचा हुआ है। यूक्रेन के हथियार करीब करीब खत्म हो चुके हैं। यूक्रेनी फोर्स ना तो हमला कर पा रही है, ना ही खुद का बचाव कर पा रही है। हथियार मांगने ज़ेलेंस्की यूरोपीय देशों के दौरे पर हैं, लेकिन अब तक कोई भी देश यूक्रेन को वेपन देने को तैयार नहीं हुआ है। तो अगर यूक्रेन को जल्द ही हथियार नहीं मिले तो युद्ध में क्या होने वाला है? इसी सवाल का जवाब दे रही है हमारी एक्सक्लूसिव वॉर रिपोर्ट। चौबीस घंटे में युद्ध 180 डिग्री बदल गया। रूस का प्रहार इतना तेज हो गया कि पूरे यूक्रेन में त्राहिमाम मचा हुआ है। ये वॉर जोन से आई विध्वंस की वो तस्वीरें हैं जो दिल दहला रही हैं। रूसी फौज इसी तरह बारूद बरसा रही है, जिसमें यूक्रेनी पोजीशन भस्म होती जा रही है। रूस की मिसाइल स्ट्राइक से न सिर्फ यूक्रेनी सेना तबाह हो रही है, बल्कि मैदान जंग में उसकी कब्र खुद रही है। रूस पश्चिमी देशों के हथियारों को टारगेट कर रहा है। कुछ ही दिनों की लड़ाई में यूक्रेन के हथियार खत्म हो चुके हैं। पिछले 100 घंटे में रूस ने यूक्रेन को इतना बड़ा जख्म दिया है कि ज़ेलेंस्की की सेना निहत्थी हो गई। यूक्रेन के पास हथियार नहीं है, लिहाजा ज़ेलेंस्की यूरोप दौरे पर निकल गए। हार से बचने के लिए कई देशों से हथियार मांग रहे हैं। बुल्गारिया ने हथियार देने से मना कर दिया तो ज़ेलेंस्की भड़क गए। बुल्गारिया में ज़ेलेंस्की का सड़क पर विरोध हुआ। एक पादरी ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। वेपन के लिए ज़ेलेंस्की चेक रिपब्लिक पहुंचे, लेकिन यहां भी बात नहीं बनी। यूक्रेनी राष्ट्रपति तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन से भी मिलने वाले हैं। युद्ध में यूक्रेन के हथियार खत्म हो चुके हैं, उसे दूसरे देशों से हथियार नहीं मिल रहे हैं। तो सवाल यही है कि अब यूक्रेन क्या करेगा? क्या ज़ेलेंस्की और उनकी सेना सरेंडर करने वाली है? फिलहाल युद्ध के मैदान से यही संदेश और संकेत आ रहे हैं। रूस किस तरह से यूक्रेन में संहार कर रहा है, उसकी रिपोर्ट देखिए। ज़ैपोरिज़िया में रूस ने मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला किया। अवदीपका में रूसी फौज ने आर्टिलरी से धावा बोला।
निप्रो में भी मिसाइल स्ट्राइक से यूक्रेनी पोजीशन को तबाह कर दिया। सूमी में 24 घंटे में 100 मिसाइलें दागी गई। लवीव में रूस के मिसाइल हमले से 5 लोगों की मौत हो गई। डोनेस्क में रूसी सेना ने यूक्रेन के आर्मर्ड व्हीकल्स को खत्म कर दिया। रूस ने ब्लैक सी से मिसाइलों की बरसात की। रूसी मिसाइलों के टारगेट पर नेटो के हथियार थे। रूस की मिसाइल स्ट्राइक में न सिर्फ पश्चिमी देशों के टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स ध्वस्त हो गए, बल्कि 500 से ज्यादा जवानों की जान चली गई। यूक्रेनी सेना के पास जो बचे खुचे हथियार हैं, उसी से रूसी पोजीशन पर हमले की कोशिश हो रही है। यूक्रेन ने डोनेस्क में हमला किया। अटैक में 6 लोगों की मौत हो गई। डोनेस्क में ही यूक्रेन ने रूस के T-72 टैंक को ध्वस्त कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में भी रूस के T-90 टैंक को बर्बाद कर दिया गया। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन ने रूस के ग्रैड रॉकेट लॉन्चर को तबाह कर दिया। इसी तरह बाखमुत में भी यूक्रेनी फोर्स रूसी सेना से मुकाबला कर रही है। यूक्रेन ने रूस की फ्रंट लाइन पर भी मिसाइलों से हमला किया। लेकिन यूक्रेनी फोर्स का जंगी जज्बा बेकार साबित हो रहा है, क्योंकि उनके पास ना तो एडवांस हथियार हैं और ना ही रसद। ऊपर से रूस लगातार मिसाइलें और रॉकेट की बारिश कर रहा है, जिससे यूक्रेन ध्वस्त और उसकी सेना पस्त होती जा रही है। तो सवाल यही है कि क्या यूक्रेन अब हार के मुहाने पर खड़ा है? क्या यूक्रेन को अब हार से कोई नहीं बचा सकता? उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की हार से घबरा गए हैं? क्या 11 जुलाई को नेटो समिट में यूक्रेन के खिलाफ कोई बड़ा और कड़ा फैसला होने वाला है? क्या ज़ेलेंस्की यूरोपीय देशों को मनाने में जुटे हैं? क्या वो इसलिए यूरोपीय देशों के दौरे पर हैं? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब जल्द ही मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन के संघर्ष में अब न्यूक्लियर युद्ध का बिगुल बज गया है। यूक्रेन को अमेरिका ने ऐसे हथियार देने पर हामी भर दी है जिस पर अमेरिका ने खुद प्रतिबंध लगाया है। यानी रूस को न्यूक्लियर तबाही के लिए उकसाने में अमेरिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। बस देर है तो अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को प्रतिबंधित बारूद सप्लाई करने की, और जैसे ही ये सप्लाई पूरी होगी यूक्रेन धमाका करेगा, जिसके बाद छिड़ जाएगी न्यूक्लियर वॉर। आखिर कौन सा है वो प्रतिबंधित हथियार, इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। रूस के खिलाफ जंग के इस दौर में नेटो के अंदर फूट को रोकने के लिए कीव को मदद के रूप में एक ऐसे वेपन की सप्लाई को मंजूरी दी गई है जो दुनिया के लिए प्रतिबंधित है। ये हथियार के क्लस्टर बम। यानी वो हथियार जिसका इस्तेमाल दुनिया में वर्जित है। लेकिन रूस के खिलाफ नेटो की ये जंग इतनी अहम है, अमेरिका इसका एहसास कराने के लिए उस गैर कानूनी बारूद की सप्लाई के लिए भी तैयार हो गया है, जिसे हासिल करके प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और यूक्रेन में जीत की उम्मीद जाग सकती है।
जो सुन रहे हैं वो चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन खबर बिल्कुल सही है और इस खबर को अमेरिकी मीडिया ने ही सार्वजनिक किया है। खबर के मुताबिक यूक्रेन ने अमेरिका पर युद्ध सामग्री भेजने का दबाव बनाया है और इस सामग्री में प्रतिबंधित क्लस्टर बम भेजने पर ज्यादा जोर है। इसलिए अमेरिका भी दबाव में क्लस्टर बम भेजने का फैसला कर चुका है, यानी प्रेसिडेंट बाइडेन ने क्लस्टर बम सप्लाई को हरी झंडी दे दी है। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका ने यूक्रेन के दबाव में वो कदम उठाया है जो रूस को महाविनाश के लिए उकसाने वाला है। हालांकि अमेरिका की रणनीति क्या है इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इसका असर क्या होगा ये सप्लाई और क्लस्टर बम के पहले विस्फोट के बाद दुनिया देखने के लिए मजबूर होगी। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस बम की सप्लाई के कुछ कारण जरूर सामने आए हैं। पहला कारण है टूटते नेटो को फिर से एकजुट करना। दूसरा है रूस के खिलाफ नेटो की जंग की अहमियत बताना। तीसरा कारण है रूस को मानवता के दुश्मन के रूप में पेश करना और चौथा है जंग के बीच रूस पर दबाव बनाने की आखिरी कोशिश। मतलब साफ है कि रूस के खिलाफ अमेरिका उस हथियार की सप्लाई अपना दबदबा बढ़ाने के लिए कर रहा है जिसे उसने खुद प्रतिबंधित कर रखा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये हथियार प्रतिबंधित क्यों है? अमेरिका और रूस दोनों के पास क्लस्टर बम है, लेकिन दोनों ही इसका इस्तेमाल नहीं करते। पर अब यूक्रेन को इस बम के इस्तेमाल के लिए हरी झंडी दी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि इस बम के इस्तेमाल से दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि क्लस्टर बम में शामिल सभी बम विस्फोट नहीं करते हैं। इससे बाद में स्थानीय लोगों के विस्फोट की चपेट में आने की आशंका बढ़ जाती है और इस तरह के विस्फोट सालों बाद शांति काल में भी हो सकते हैं। दावा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्लस्टर बम से करीब 87,000 नागरिकों की जान जा चुकी है। वहीं अमेरिका ने जहां इस बम का इस्तेमाल किया, वहां अब भी इंसानों की जिंदगी जा रही है, जिसमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। हालांकि बैन के बावजूद अमेरिका ने सीरिया, यमन, अफगानिस्तान, लेबनान, बाकन और लाओस में इस बम का इस्तेमाल किया है, जिसका असर भी गहरा पड़ा है। मुमकिन है यही वजह होगी कि यूक्रेन ने क्लस्टर बम देने का दबाव बनाया और प्रेसिडेंट बाइडेन ने सप्लाई को हरी झंडी दे दी। हालांकि ये क्रेमलिन के लिए उकसावे की कार्रवाई है, लेकिन इस बम पर यूक्रेन को भरोसा इसलिए ज्यादा है क्योंकि यूक्रेन ने पहले भी इस बम का इस्तेमाल किया है। दावे के तहत फरवरी 2022 में शुरू हुई जंग के बाद यूक्रेन ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। क्लस्टर बम रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों पर लॉन्च किए गए थे और इस क्लस्टर में शामिल बम ने 6 महीने तक धमाके किए हैं और इस बम को लेकर यूक्रेन ने अपने ही क्षेत्र में इस्तेमाल का दावा किया था, लेकिन 6 महीने में 689 लोगों की जान जाने के बाद इस्तेमाल रोक दिया गया। और अब एक बार फिर यूक्रेन उन्हीं क्लस्टर बम का इस्तेमाल करने की तैयारी में है, जिसका असर मददगार देशों पर भी पड़ रहा है। समर्थक बम इस्तेमाल को मंजूरी दे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर देशों का मानना है कि क्लस्टर बम की सप्लाई से जंग में और भी ज्यादा घातक हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है, जो नेटो को भी संकट में डाल सकता है। ऐसा क्यों, इसे भी जानिए। रूस के उकसावे का कारण क्लस्टर बम कितना विनाशकारी है, इसे जानने की भी जरूरत है। दरअसल एक क्लस्टर बम कई धमाके करने के लिए कुख्यात है। क्लस्टर बम से हमले का मतलब है कि एक बहुत बड़े इलाके में एक ही समय में तबाही होना। क्लस्टर बम जहां भी फटता है वहां शत्रु का सर्वनाश हो जाता है। इसे फाइटर जेट या ड्रोन के जरिए दागा जा सकता है। क्लस्टर बम को जमीन से भी
फायर किया जा सकता है। ये खतरनाक इसलिए माने जाते हैं क्योंकि मुख्य बम से निकलने वाले कई छोटे बम विस्फोटक निर्धारित लक्ष्य के आसपास भी नुकसान पहुंचाते हैं। यही वजह है कि जिनेवा समझौते के तहत क्लस्टर बमों को बनाने और इस्तेमाल करने पर पाबंदी है। 120 देशों में इसके इस्तेमाल पर बैन लगा हुआ है, लेकिन कई देशों पर युद्ध के दौरान इसके इस्तेमाल के आरोप भी लगते रहे हैं। समझा जा सकता है कि यह बम कितना खतरनाक है, जिसे यूक्रेन को देने पर प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपनी सहमति दे दी। लेकिन आपको जानकर हैरानी इस बात से भी होगी कि यूक्रेन को जंग लड़ने के लिए सिर्फ इतनी ही मदद नहीं मिलने वाली, बल्कि ऐसे और भी खतरनाक हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं जो तबाही मचा सकते हैं। खबर यह है कि यूक्रेन को मिलने वाले पैकेज में अटैक एमएस मिसाइल भी दी जाएंगी। ये मिसाइल 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लंबी दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम है। इस मिसाइल को M270 और हाइमार्स जैसे सिस्टम से लॉन्च किया जा सकता है। यानी इस मिसाइल की जद में क्रीमिया और रूस के सीमावर्ती क्षेत्र होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन की तरफ से 600 से ज्यादा ड्रोन सप्लाई होने का दावा पहले ही किया जा चुका है। ये ड्रोन वेपन्स ड्रॉप करने में माहिर माने जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मदद पैकेज के रूप में कुछ नेटो देश भी यूक्रेन को घातक हथियार सौंप रहे हैं। इनमें फिनलैंड ने यूक्रेन के लिए $114 मिलियन यानी करीब 943 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। इसमें एंटी एयरक्राफ्ट वेपन और गोला बारूद शामिल है। ये अब तक का यूक्रेन को मिलने वाला 17वां रक्षा सहायता पैकेज होगा। लेकिन इस पैकेज से भी ज्यादा घातक है अमेरिका से होने वाली सप्लाई, जिसमें F-16 फाइटर जेट्स शामिल हैं। वहीं दावा है कि अमेरिका अपने केमिकल हथियार भी यूक्रेन पहुंचा सकता है, और ऐसा हुआ तो फिर यह जंग में विश्व युद्ध का पहला चरण होगा, जिसके बाद दुनिया में कोई भी ताकत संघर्ष के लायक नहीं बचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इस वक्त युद्ध के मैदान से बड़ी खबर आ रही है। स्वीडिश टैंक पर रूस ने हमला किया है। रूस ने ड्रोन के जरिए यह बड़ा अटैक किया। स्वीडिश टैंक को निशाना बनाया गया रूस द्वारा। रूसी हमले में स्वीडन का टैंक पूरी तरह से तबाह हो गया। यूक्रेन में अब तक अमेरिका ने सिर्फ यूक्रेन को रूस से लड़ने में मदद दी है। कई बार ऐसा लगा कि दोनों महाशक्ति अब आपस में एक दूसरे से भिड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीरिया में पिछले 2 दिनों से अदावत को भड़काने वाली ऐसी चिंगारी भड़की है कि लग रहा है कि यूक्रेन तो नहीं, लेकिन सीरिया में अमेरिका और सीरिया जरूर एक दूसरे से बारूदी जंग की शुरुआत कर देंगे। 2 दिनों में 2 बार रशियन फाइटर्स ने अमेरिकी ड्रोन का रास्ता रोकने की कोशिश की है। तनाव इसलिए भी बढ़ गया है कि रूस के फाइटर जेट का सामना अब फ्रांस के राफेल से हुआ है। आपको दिखाते हैं कि कैसे गल्फ में अचानक तनाव अपने चरम पर है। चौबीस घंटे में दूसरी बार फिर वैसा ही आमना सामना। सीरिया का आसमान और लगा जैसे बस छिड़ने वाला है घमासान। अमेरिकी MQ-9 रीपर सामने रशियन फाइटर। सीरिया पर नजर रखने वाला अमेरिकी MQ-9 रीपर आसमान में था, तभी रूस के लड़ाकू विमान ड्रोन के करीब आ गए।
रशियन विमानों ने फ्लेयर्स दागने शुरू कर दिए। विमानों से निकलने वाले ये आग के गोले बेहद गर्म होते हैं। इसका इस्तेमाल एयर डिफेंस की मिसाइलों को निशाने से भटकाने के लिए किया जाता है। लेकिन रशियन विमानों ने बेवजह ड्रोन के करीब फ्लेयर्स छोड़ना शुरू कर दिया। अमेरिकी वायुसेना के मुताबिक रशियन विमानों के फ्लेयर्स से ड्रोन क्रैश हो सकता था। ड्रोन के सामने विमान ने आफ्टर बर्नर ऑन कर दिया। धुएं की वजह से ड्रोन का कैमरा कुछ देर के लिए तस्वीरें नहीं ले सका। लगातार 2 दिनों की ऐसी घटना ने रूस और अमेरिका के बीच के तनाव को और बढ़ा दिया है, क्योंकि मार्च में रूस यूक्रेन बॉर्डर के करीब रूस के सुखोई फाइटर जेट ने अमेरिका के एडवांस्ड रीपर ड्रोन पर हमला किया था। ब्लैक सी के ऊपर अमेरिकी ड्रोन MQ-9 रीपर सर्विलांस कर रहा था। रूस के 2 Su-27 ने इस रीपर को 40 मिनट तक घेर कर उस पर फ्यूल गिराया था। ये फ्यूल रीपर के प्रोपेलर में पहुंचा और ड्रोन कुछ देर बाद ब्लैक सी में क्रैश हो गया। रूस ने अमेरिका के आरोपों से इनकार करते हुए अमेरिका पर ही आरोप लगाया है। रूस के मुताबिक रूस के फाइटर जेट्स पर अमेरिकी ड्रोन ने फायर गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। रूस के आरोपों के मुताबिक अमेरिकी ड्रोन सिग्नल का इस्तेमाल कर रही है। ड्रोन के सिग्नल से रशियन जेट को टारगेट किया जा रहा है। सिग्नल से जेट के सुरक्षा उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। रूस के एक अफसर के मुताबिक रशियन एरोस्पेस फोर्स के कई पायलट्स ने अमेरिकी ड्रोन को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। रशियन पायलट्स के मुताबिक अमेरिकी ड्रोन से इलेक्ट्रॉनिक फायर गाइडेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे रशियन फाइटर जेट्स के सुरक्षा उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। सीरिया में बढ़ता यह तनाव युद्ध की चिंगारी को भड़का सकता है, क्योंकि सीरिया में अमेरिका रूस के सैनिक तैनात हैं। अमेरिका की आर्मी डेमोक्रेटिक फोर्स की मदद कर रही है। रूस की सेना सीरिया के राष्ट्रपति की मदद कर रही है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, फ्रांस ने भी रशियन विमानों पर रास्ता रोकने की कोशिश और उकसाने का आरोप लगाया है। फ्रांस एयरफोर्स के आरोपों के मुताबिक सीरिया और इराक के इलाके में 2 राफेल उड़ान भर रहे थे, तभी उनके बिल्कुल करीब रूस का सुखोई 35 आ गया। लगातार इन 3 घटनाओं से जाहिर हो रहा है कि रूस अमेरिका ही नहीं बल्कि बार बार नेटो को भी चैलेंज कर रहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रूस नेटो की शक्तियों को चेक कर रहा है। रूस की सेना अब सीरिया में युद्धाभ्यास भी करेगी। युद्धाभ्यास का मकसद सीरियन एयर स्पेस पर कंट्रोल करना है। रूस की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स युद्धाभ्यास में शामिल होंगी। पिछले 8 साल से सीरिया में रूस के कई फाइटर विमान मौजूद हैं। रूस की इन तैयारियों से सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीरिया से रूस अमेरिका को दूर करने की रणनीति बना रहा है या फिर नेटो की बैठक में होने वाले फैसलों को लेकर तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि लिथुआनिया की बैठक के बाद नेटो सेनाएं यूक्रेन में उतरने की तैयारी कर रही हैं। रूस को इसका अंदाजा है और रूस भी नेटो को जवाब देने की तैयारी कर रहा है। रूस सीरिया में युद्धाभ्यास करने जा रहा है तो वहीं अमेरिकी सेना गुआम एयर बेस पर युद्धाभ्यास करेगी। गुआम में एयरफोर्स एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज करने जा रही है। अमेरिका की ये एक्सरसाइज पैसिफिक में खुद की तैयारियां परखने की है। युद्धाभ्यास के दौरान रॉयल एयरफोर्स का A400M एटलस विमान अपनी लंबी उड़ान भरने की शक्ति का प्रदर्शन करेगा। ये विमान यूके से गुआम पहुंचेगा। सात देशों के 70 विमान युद्धाभ्यास में हिस्सा लेंगे।
युद्धाभ्यास में अलग अलग देशों के 3000 सैनिक हिस्सा लेंगे। तैयारी दोनों तरफ से हो रही है। अब सवाल है कि जंग का मैदान सीरिया बनने वाला है या फिर नेटो की बैठक के बाद वर्ल्ड वॉर का आगाज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिकी आर्मर्ड व्हीकल पर रूस ने बड़ा हमला किया है। रूस ने जबरदस्त अटैक किया। हमले में अमेरिकी आर्मर्ड व्हीकल पूरी तरह से तबाह हो गया। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जबरदस्त अटैक किया गया रूस द्वारा। अमेरिकी आर्मर्ड व्हीकल को निशाना बनाया गया। इस हमले में ये अमेरिकी आर्मर्ड व्हीकल पूरी तरह से तबाह हो गया। लगातार अमेरिका द्वारा जो हथियार दिए जा रहे हैं यूक्रेन को, उनको निशाना बना रहा है रूस और उन्हें एक ट्रॉफी की तरह दिखाने की कोशिश भी कर रहा है। इस वक्त पुतिन खुश हैं। बाइडेन और सुनक टेंशन में हैं। पुतिन को वॉर ट्रॉफी मिल गई है। जी हां, रूसी सेना ने सीक्रेट ऑपरेशन चलाकर ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल को जब्त कर लिया है और इस तरह नेटो को बहुत बड़ा सेटबैक लग गया है। ये वो घटना है जिससे युद्ध 180 डिग्री घूम जाएगा। आखिर क्यों और कैसे, आइए हम भी जानते हैं। युद्ध में नेटो को बहुत बड़ा सेटबैक लग गया है। Так, вот перегрузили все, это фугас, непосредственно который внутри, и сама ракета. वॉर जोन से ब्रिटेन के लिए बहुत बुरी खबर आई है। रूसी सेना ने ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइल जब्त कर ली है, जिंदा और एक्टिव मिसाइल। वही स्टॉर्म शैडो मिसाइल जिसे ब्रिटेन ने यूक्रेन को दिया था। लंबी दूरी तक मार करने वाली इस मिसाइल से ही यूक्रेन रूसी धरती पर लगातार हमले कर रहा था। ब्रिटेन के इस कदम से यूक्रेन के स्टॉर्म अटैक से परेशान रूसी फौज ने एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया, जिसमें रशियन आर्मी को नई और पैक्ड स्टॉर्म शैडो मिसाइल मिल गई। डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यह पुतिन की वॉर ट्रॉफी है। वॉर ट्रॉफी इसलिए क्योंकि अब रूस के वैज्ञानिक स्टॉर्म शैडो मिसाइल पर रिसर्च करेंगे और ब्रिटेन के खतरनाक मिसाइल का तोड़ निकालेंगे। रूस के इस एक्शन से यूरोप और नेटो देश दहशत से भरे हुए हैं। सवाल यह है कि आखिर ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल में ऐसा क्या है कि रूस इससे परेशान है। अब इससे समझिए। ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल बहुत ही डेंजरस है। ये 1000 किलोमीटर की रफ्तार से अटैक करती है। इसकी रेंज करीब 250 किलोमीटर है। मतलब ये 250 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को तहस नहस कर देती है। ये मिसाइल कितनी घातक है इसे आप तब समझेंगे जब इससे हमला करने के तरीके को जानेंगे। स्टॉर्म मिसाइल को फाइटर जेट से फायर किया जाता है। जीपीएस के जरिए ये जमीन के बेहद करीब आ जाती है। टारगेट पर हमला करने से ठीक पहले ये फिर काफी ऊंचाई तक जाती है। इस दौरान ये अपने टारगेट को लोकेट करती है और फिर उसे पल भर में ही तबाह कर देती है। दुश्मन का रडार इसे पकड़ नहीं पाता क्योंकि ये कम ऊंचाई पर उड़कर अटैक करती है। С нашего форта все закинули. Это головная часть. Это фугас. रूस ने ब्रिटेन की इस घातक मिसाइल को जब्त किया है। रूसी वैज्ञानिक अब इसी पर शोध करेंगे और इसका तोड़ निकालेंगे। इस घटना का जंग पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। नेटो के तमाम देश यूक्रेन को वेपन नहीं देंगे। शुरुआत जर्मनी ने कर दी है। जर्मनी ne टॉरस मिसाइल देने से मना कर दिया है और इस तरह से नेटो में फूट पड़नी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन की जंग का कारण सिर्फ नेटो और रूस की अदावत नहीं है, बल्कि जमीनी दायरा भी है। इसीलिए वॉर जोन का दायरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन किसी ने कल्पना में भी नहीं सोचा होगा कि यह दायरा समंदर और आकाश को लांघकर अंतरिक्ष तक पहुंच सकता है। आपने बिल्कुल सही सुना, अंतरिक्ष तक। और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि अंतरिक्ष से न्यूक्लियर तबाही की तैयारी ब्रिटेन कर रहा है। तो वहीं रूस आसमान से ही अपने विनाशकारी फाइटर के जरिए मोर्चा संभालने को तैयार है।
कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। यूके के कदम से रूस डरा, बढ़ने वाला है जंग का दायरा। आपने जो सुना बिल्कुल सही सुना। यूक्रेन के पीछे खड़े देशों में अमेरिका मुख्य भूमिका में है, लेकिन यह भूमिका सिर्फ हथियार सप्लाई करने और रणनीति बनाने तक सीमित है, जबकि ब्रिटेन ने सीधे सीधे रूस के खिलाफ जंग की नए सिरे से तैयारी शुरू कर दी है। और ये जंग सामान्य नहीं है, बल्कि इस जंग का मकसद ही है न्यूक्लियर तबाही। न संकेत है, न ही विश्लेषण, बल्कि ये सीधा सीधा ऐलान है, एक्शन है और चेतावनी है। एक तरफ रूस ने न्यूक्लियर धमाके की तैयारी की है, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन ने न्यूक्लियर वेपन की लॉन्चिंग के लिए ऐसी जगह का चुनाव कर लिया है जो अब तक सिर्फ चीन के प्लान में शामिल थी। ये जगह है स्पेस। यकीन से परे, लेकिन सच यही है, ब्रिटेन ने न्यूक्लियर वॉर में स्पेस से हमले की तैयारी शुरू कर दी है। ब्रिटेन अंतरिक्ष से धरती पर एटमी हमले की तैयारी कर रहा है। ब्रिटेन ने भी चीन की तरह लॉन्ग मार्च रॉकेट बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इस रॉकेट की मदद से ब्रिटेन न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करेगा। हालांकि चीन की तरह न्यूक्लियर अटैक के लिए ब्रिटेन को अभी हाइपरसोनिक तकनीक हासिल करनी होगी। यानी ब्रिटेन का पहला मकसद हाइपरसोनिक गति को हासिल करना है, और यह खुलासा किया है खुद ब्रिटिश स्पेस कमांड के प्रमुख पॉल गॉडफ्रे ने, जिनका दावा है कि अब ब्रिटेन भी रूस और चीन की तरह हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। हालांकि ब्रिटेन के प्रोग्राम के कंप्लीट होने और सफल होने में अभी समय है, लेकिन रूस न्यूक्लियर वॉर के लिए बेसब्र हुआ जा रहा है। जिसका प्रमाण है TU-160 न्यूक्लियर बॉम्बर की ये उड़ान। दावे के तहत इस उड़ान का मकसद स्ट्रैटेजिक मिसाइल की लॉन्चिंग का टेस्ट था, लेकिन इस टेस्ट से पहले बॉम्बर का भी टेस्ट हुआ। खबर के मुताबिक 2 TU-160 मिसाइल कैरियर ने 12 घंटे की उड़ान पूरी की है। इस उड़ान के दौरान TU-160 ने नॉन स्टॉप 9000 किलोमीटर की दूरी तय की है, जिसके बाद दोनों TU-160 बॉम्बर्स ने वोरकोटा के बेस पर लैंडिंग की। इस उड़ान का मकसद अपग्रेड किए गए TU-160M की टेस्टिंग थी, यानी TU-160 बॉम्बर्स अब और भी ज्यादा घातक बनाए जा चुके हैं। जाहिर है इन TU-160 को अपग्रेड करने का मकसद न्यूक्लियर हमले की तैयारी है। हालांकि टेस्ट में TU-160M सफल रहे या नहीं, इसका खुलासा नहीं किया गया, लेकिन सेफ लैंडिंग बता रही है कि रूस को बड़ी कामयाबी मिल रही है, और ये अपग्रेडेशन सिर्फ TU-160 तक ही सीमित नहीं है। बल्कि इस टेस्ट में 10 से ज्यादा TU-160 के अलावा TU-95 भी शामिल थे। वहीं IL-78 प्लेन को भी अपग्रेड करके टेस्ट किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि एक तरफ ब्रिटेन यूक्रेन की जंग को विस्तार देने के लिए नए सिरे से एक्शन में है, जो न्यूक्लियर वेपन लॉन्चिंग के नए प्लेटफॉर्म भी तलाश चुका है, और दूसरी तरफ रूस ने अपने घातक न्यूक्लियर बॉम्बर को और भी ज्यादा घातक बना लिया है, जो नॉन स्टॉप ब्रिटेन तक उड़ान भरने में भी सक्षम है, वो भी उन्नत एयर रिफ्यूलिंग प्लेन के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
प्रिगोजिन के विद्रोह के बाद पुतिन की जान को सबसे बड़ा खतरा बताया गया। उससे पहले अमेरिका और यूक्रेन भी पुतिन की हत्या की साजिश रच चुके हैं। इसी वजह से 3 मई की रात क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक भी किया गया। लेकिन पुतिन के कई सीक्रेट ठिकाने हैं, जमीन के नीचे, आसमान में, समंदर के नीचे और धरती पर तेज रफ्तार से दौड़ते ऐसे ठिकाने जिन पर दुश्मन की पहुंच बहुत मुश्किल है। देखिए पुतिन के ऐसी ही एक स्पेशल दफ्तर की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव तस्वीरें। 12 часов 10 минут. अमेरिका और ब्रिटिश मीडिया हमेशा कहता रहा है कि जब तक पुतिन सरकार है तब तक युद्ध का समाधान बातचीत से नहीं हो सकता। इसी वाक्य को पलट कर देखें तो इसका मतलब है पुतिन का तख्ता पलट या फिर उनकी हत्या। पुतिन की हत्या के लिए यूक्रेन कई बार साजिश रच चुका है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ किरिलो बुदानोव ने भी पुतिन की हत्या के लिए कई प्लान तैयार किए। लेकिन जंग शुरू करने से पहले ही पुतिन इस बात को जानते थे कि उनके ऊपर सबसे ज्यादा खतरा यूक्रेन की जमीन पर हमला बोलने के बाद होगा। ब्रिटिश मीडिया का दावा है कि विद्रोह के बाद राष्ट्रपति पुतिन की जान को खतरा है। उनकी हत्या का काम ऐसे पेशेवर हत्यारों को सौंपा गया है जो दुनिया की बड़ी हस्तियों को जान से मारने के लिए कुख्यात है। उनके दफ्तर में विस्फोट कराया जा सकता है। इसीलिए दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने अपने लिए कई सीक्रेट और अभेद्य दफ्तर बनवाए हैं। पुतिन का एक खास दफ्तर स्पेशल ट्रेन में भी बनाया गया है। ब्रिटिश मीडिया ने इस स्पेशल ट्रेन की तस्वीरें जारी की हैं। जिस ट्रेन में पुतिन का दफ्तर बनाया गया है उसमें स्पेशल आर्मर्ड कंपार्टमेंट लगे हैं। ट्रेन में पुतिन के इलाज के लिए बड़ा मेडिकल रूम है। पुतिन के इलाज के लिए एक बेडरूम है। इस बुलेट प्रूफ ट्रेन में पुतिन का प्राइवेट जिम है। एक पूरी बोगी में पुतिन का डाइनिंग रूम बनाया गया है। कई लग्जरी टर्किश बाथरूम बनाए गए हैं। पुतिन के लिए एक प्राइवेट स्पा भी ट्रेन में है। इस ट्रेन में हाईटेक कम्युनिकेशन सिस्टम लगे हैं। पुतिन यहां से सेना का कंट्रोल कमांड सेंटर चला सकते हैं। ट्रेन में बने पुतिन के इस दफ्तर पर गोली, लैंडमाइन या किसी छोटे धमाके का असर नहीं होता है। दावा है कि इस ट्रेन के जरिए ही पुतिन रूस में एक शहर से दूसरे शहर का सफर तय कर रहे हैं। ब्रिटिश और अमेरिकन मीडिया ने यह भी कहा है कि ट्रेन में बड़ा और सभी उपकरणों वाला अस्पताल इसलिए बनाया गया है कि पुतिन को कैंसर की बीमारी है, लेकिन इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। किसी भी वीआईपी शख्स की हिफाजत के लिए मेडिकल टीम साथ चलती है, लेकिन प्रिगोजिन की बगावत के बाद यह तय है कि पुतिन की जान के दुश्मन पहले से ज्यादा हो गए हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़ा ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। पोलैंड में तैनात होंगे परमाणु बम, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। नेटो तैनात करेगा अपने परमाणु हथियार। पोलैंड ने रखा था न्यूक्लियर तैनाती का प्रस्ताव और अब इस प्रस्ताव पर ऐसा लग रहा है कि मंजूरी मिल गई है। बेलारूस में पहले से तैनात है रूस के हथियार। यूरोप में नेटो और रूस की परमाणु मोर्चेबंदी अब और आगे बढ़ती जा रही है। भारत के कई राज्यों में बारिश हो रही है, लेकिन चीन और स्पेन में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि लोगों की जान पर बनाई है। स्पेन में भारी बारिश के बाद लोगों का सामान फ्लैश फ्लड की वजह से बह गया। पहाड़ से उतर रहे सैलाब ने लोगों को जहां तहां बंधक बना लिया। सैलाब से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दूसरी तरफ चीन में एक इलाके में पानी ने पूरी तरह से तबाही मचाई है और ये पूरा इलाका डूब चुका है। त्रासदी इतनी बड़ी है कि 15 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।
कुदरत के कहर से लाचार दुनिया के दो देश। चीन में आफत की बरसात और स्पेन में फ्लैश फ्लड से मुसीबत। स्पेन के ज़रागोजा में पहले तूफानी बारिश हुई और फिर पहाड़ों से उतरी सैलाब की लहरें। अचानक आई बाढ़ ने किसी को संभलने का मौका भी नहीं दिया। लोग जहां तहां फंस गए। लहरों से जिंदगी बचाने की जंग शुरू हुई। गाड़ियां बीच सड़क पर फंस गई और लोग सैलाब से घिर गए। पहाड़ से उतर रहे सैलाब ने सड़कों को ही अपना रास्ता बना लिया और सड़कें उफनती नदियां बन गई। लोग जान बचाने के लिए गाड़ी की छत पर चढ़ गए। स्पेन में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नीचे तूफानी लहरें और बच निकलने का कोई मौका नहीं। ज़रागोजा का ये निवासी पेड़ पर चढ़ गया। घंटों यूं ही पेड़ पर बैठा रहा और मदद का इंतजार करता रहा। स्पेन में आई बाढ़ की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई गाड़ियां बह गईं। रिपोर्ट के मुताबिक ज़रागोजा के सैलाब में कई लोग लापता हैं।